पश्चिमी दिल्ली के मादीपुर इलाके में रहने वाला 28 वर्षीय मेहताब प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। वह रात 9 से 10 बजे तक अक्सर घर आ जाता था। 3 अगस्त 2014 को नियत समय पर न तो वह घर आया और न ही उसका फोन मिल रहा था। इससे घर वाले बहुत परेशान हो गए। बड़े भाई महराज खान ने मेहताब के जानने वाले कई लोगों को फोन किया, लेकिन किसी से भी उसके बारे में जानकारी नहीं मिली। उस समय आधी रात बीत चुकी थी। इतनी रात में उसे कहाँ ढूंढा जाए, यह बात वह समझ नहीं पा रहे थे। मेहताब की चिंता में घर वालों को रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन 4 अगस्त को महराज खान पुलिस चौकी मादीपुर पहुंच गया। चौकी इंचार्ज पवन कुमार दहिया को छोटे भाई के गायब होने की बात बताकर उसकी गुमशुदगी लिखा दी। मेहताब की गुमशुदगी दर्ज कराने के बाद चौकी इंचार्ज पवन कुमार दहिया ने इसकी जांच हेड कांस्टेबल सतीश कुमार को करने के निर्देश दिए। सतीश कुमार ने सबसे पहले मेहताब का हुलिया बताते हुए गुमशुदगी की सूचना दिल्ली के समस्त थानों में वायरलेस द्वारा प्रसारित करा दी। इसके बाद उन्होंने आसपास के अस्पतालों में भी संपर्क कर यह जानने की कोशिश की कि करीब 28 साल का कोई दुर्घटना का शिकार व्यक्ति दाखिल तो नहीं हुआ है। उन्होंने मेहताब के घर वालों से भी बात की और पूछा कि मेहताब का किसी से कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं चल रहा। घर वालों ने पुलिस को बता दिया कि उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। पुलिस अपने तरीके से मेहताब को तलाशती रही। उसे गायब हुए महीना से ज्यादा बीत चुका था, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। मेहताब के घर वाले पुलिस पर अंगुली उठाने लगे। उन्होंने पंजाबी बाग इलाके के एसीपी हरचरण वर्मा से मुलाकात कर मेहताब खान के गायब होने और जांच अधिकारी की निष्क्रियता की बात बताई। मादीपुर पुलिस चौकी थाना पंजाबी बाग के अंतर्गत आती है, इसलिए एसीपी हरचरण वर्मा ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश पंजाबी बाग के थाना प्रभारी ईश्वर सिंह को दिए। महराज की शिकायत पर 12 सितंबर 2014 को पंजाबी बाग थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ भादमवी की धारा 365 अपहरण के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया और जांच एसआई अनूप कुमार को सौंप दी गई। मेहताब के महीने भर से गायब होने की जानकारी पश्चिमी दिल्ली के अतिरिक्त आयुक्त रणवीर सिंह को मिली तो उन्होंने एसीपी हरचरण वर्मा के नेतृत्व में एक पुलिस टीम बनाई, जिसमें इंस्पेक्टर राजीव विमल, एसआई पवन कुमार दहिया, अनूप कुमार, हेड कांस्टेबल सतीश कुमार, सुजीत, कुलदीप, महिला कांस्टेबल अंजुबाला आदि को शामिल किया गया। रिपोर्ट दर्ज होते ही पुलिस सक्रिय हो गई। पुलिस ने मेहताब के फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई। कॉल डिटेल्स का अध्ययन करने पर पता चला कि जिस दिन मेहताब गायब हुआ था उसी दिन उसके मोबाइल पर आइडिया कंपनी के एक नंबर से सुबह 10:30 बजे कॉल आई थी। इसके अलावा इसी नंबर पर मेहताब की 10 से 15 बार रोजाना बात होती थी। इससे यह लगा कि मेहताब के उस व्यक्ति से नजदीकी संबंध रहे होंगे, तभी तो उससे इतनी बात होती थी। पुलिस अब उस शख्स से मिलना चाहती थी। पुलिस ने उस फोन नंबर को मिलाया तो वह भी स्विच्ड ऑफ मिला। संबंधित फोन कंपनी से फोन धारक का पता निकलवाया तो पता चला कि वह नंबर बिहार के तौहीर नाम के व्यक्ति की आईडी पर लिया गया था और यह नंबर 28 जून को एक्टिवेट हुआ था। पुलिस ने जब जांच की तो बिहार का यह पता फर्जी पाया गया। इस जांच में पुलिस टीम को यह भी जानकारी मिली कि उक्त फोन नंबर 867501491916 IMEI नंबर के फोन में चल रहा था। पुलिस टीम ने अब यह जानने की कोशिश की कि इस IMEI नंबर के फोन में 28 जून 2014 से पहले किस नंबर का सिम एक्टिव था। पुलिस टीम इस काम में दिन रात एक करते हुए जुटी हुई थी। टीम को जांच में यह पता लग गया कि 28 जून से पहले उस फोन में किस नंबर का सिम काम कर रहा था। जांच में पता चला कि वह नंबर दिल्ली के वजीराबाद गांव के रहने वाले आसिफ खान पुत्र इनाम खान के नाम से लिया गया था। आसिफ खान से पूछताछ करने के बाद पुलिस उस शख्स तक पहुंच सकती थी जिसकी मेहताब खान से रोजाना 10 से 15 बार बातें होती थीं। आसिफ के पास जाने से पहले इंस्पेक्टर राजीव विमल ने मेहताब के भाई महराज से पूछा कि क्या वह वजीराबाद गांव में रहने वाले किसी आसिफ खान नाम के व्यक्ति को जानता है। आसिफ का नाम सुनते ही महराज चौंक गया। आसिफ को भला वह कैसे भूल सकता था। उसने आसिफ की पूरी कहानी इंस्पेक्टर राजीव विमल को सुना दी। उससे पता चला कि मेहताब आसिफ खान का दूर के रिश्ते का चचेरा भाई है। आसिफ पहले मादीपुर में ही रहता था। करीब 3 साल पहले की बात है। मेहताब के चचेरे भाई शाने आलम की बहन मुमताज का आसिफ के भतीजे रवीश खान से चक्कर चल गया था। कुछ दिनों बाद वह मुमताज को लेकर भाग गया।
यह बात मेहताब और उसके भाइयों को पता चली तो वे सब शिकायत करने आसिफ खान के घर पहुंचे। शान आलम और मेहताब गुस्से में थे। शिकायत के दौरान ही दोनों ओर से गर्मागर्मी हो गई। तब उन लोगों ने आसिफ खान की जमकर पिटाई की। जिस तरह मोहल्ले में आसिफ की बेइज्जती हुई, उसे देखते हुए उसने वहां रहने का विचार ही छोड़ दिया। उसने अपना मादीपुर का मकान बेच दिया और दिल्ली के ही वजीराबाद गांव में मकान खरीद कर रहने लगा। वहीं पर वह प्रॉपर्टी डीलिंग का धंधा करने लगा। तब से वह वजीराबाद में ही रह रहा है। उधर मुमताज और रवीश खान ने भी निकाह कर लिया। महराज से बात करने के बाद इंस्पेक्टर राजीव विमल को लगा कि कहीं अपमान का बदला लेने के लिए आसिफ ने मेहताब के साथ कोई साजिश तो नहीं रची। मादीपुर के चौकी इंचार्ज पवन कुमार दहिया के नेतृत्व में 13 सितंबर को एक पुलिस टीम आसिफ खान के वजीराबाद गांव स्थित घर रवाना कर दी। आसिफ खान घर पर ही मिल गया। उसे हिरासत में ले लिया। थाने पहुंचकर पुलिस ने मेहताब खान की गुमशुदगी के बारे में उससे पूछताछ की। आसिफ खान पहले तो मेहताब के बारे में अनभिज्ञता जताते हुए पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसे सच्चाई बताने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने बताया कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या करके लाश गंगनहर में फेंक दी थी। उसने अपने चचेरे भाई की हत्या क्यों की? पूछने पर आसिफ ने पुलिस को मेहताब की हत्या करने की जो कहानी बताई वह इस प्रकार निकली। सन 2011 में आसिफ का भतीजा रवीश खान जब मेहताब की चचेरी बहन मुमताज को भगा कर ले गया तो मेहताब और उसके भाइयों ने आसिफ खान की जमकर पिटाई की थी। उस समय मोहल्ले के ही तमाम तमाशबीन उसके घर के सामने खड़े थे। आसिफ खान भी प्रॉपर्टी डीलर था। उसकी भी क्षेत्र में अच्छी जान पहचान और इज्जत थी। मोहल्ले वालों के सामने पिटाई होने पर वह खुद को अपमानित महसूस कर रहा था। इस बेइज्जती के तीर ने आसिफ के दिल को इतना जख्मी कर दिया कि उसने उसी समय तय कर लिया कि वह मेहताब से इसका बदला जरूर लेगा। इस घटना के 15 से 20 दिनों बाद आसिफ ने मादीपुर वाला मकान बेचकर दिल्ली के वजीराबाद गांव में एक मकान खरीद लिया और वहीं पर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने लगा। वजीराबाद गांव में आसिफ के घर के पास ही जाहिद उर्फ सलमान रहता था। पड़ोस में रहने की वजह से आसिफ की जाहिद से दोस्ती हो गई। बाद में वह आसिफ के साथ ही प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने लगा। मादीपुर छोड़ने के बाद भी आसिफ महराज से मिले अपमान को नहीं भूला था। उसी दौरान जाहिद की मार्फत आसिफ की शाहरुख से मुलाकात हुई। शाहरुख दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके का रहने वाला था। उसकी ताले बेचने की दुकान थी। शाहरुख जाहिद का दोस्त था। तीनों साथ साथ खाते पीते थे। खाते पीते समय आसिफ अपने मन की टीस दोस्तों से जाहिर कर देता था। एक बार की बात है, आसिफ खजूरी खास से कार द्वारा अपने घर लौट रहा था। उसने वजीराबाद पुल के पास यमुना घाट पर एक महिला बैठी देखी। 28 से 30 साल की वह महिला बहुत खूबसूरत थी। वह महिला एकदम अकेली थी। उसे देखकर आसिफ अचानक रुक गया और कार को सड़क किनारे खड़ी करके उसे निहारने लगा। वहाँ खड़े खड़े यह सोचने लगा कि आखिर यह महिला नदी के घाट पर अकेली क्यों बैठी है। कुछ देर बाद आसिफ खुद ही उसके पास पहुँच गया। उसे देखकर वह महिला घबराई नहीं, बल्कि वह पानी की ओर टकटकी लगाए बैठी रही। आसिफ ने उससे पूछा, मैडम, मैं काफी देर से देख रहा हूँ कि आप इस सुनसान जगह पर अकेली बैठी हैं। वैसे तो मुझे पूछने का कोई हक नहीं, फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ किस लिए बैठी हैं। मैं बहुत दुखी और परेशान हूँ। इस दुनियादारी से ऊब चुकी हूँ, इसलिए अपनी जीवन लीला खत्म करने के लिए यहाँ आई हूँ, वह महिला बोली। आसिफ खान समझ गया कि यह महिला खुदकुशी करने आई है। वह उसे समझाते हुए बोला, मैडम, खुदकुशी किसी समस्या का समाधान नहीं है। जिंदगी में तमाम तरह की समस्याएं आती हैं, तो ऐसा नहीं कि हम समस्याओं का हल ढूंढने के बजाय आत्महत्या का रास्ता अपनाएं। यदि आप मुझे अपनी समस्या बताएंगी तो हो सकता है कि मैं आपकी मदद कर सकूं। आसिफ के पूछने पर उस महिला ने अपना नाम परवीन जहां बताया। उसने बताया कि करीब 3 साल पहले उसके पति की मौत हो गई। उसके पास एक बेटा और एक बेटी है, जिन्हें वह भजनपुरा में अपनी एक जानकार के पास छोड़ आई है। पति के मरने के बाद जैसे तैसे करके वह अपना और बच्चों का पेट भर रही थी, लेकिन अब उसके सामने भूखों मरने की हालत हो गई है। आसिफ ने परवीन को समझा बुझाकर कार में बिठाया और अपने घर ले गया।
पति के साथ एक अनजान महिला को देखकर आसिफ की पत्नी चौंक गई। उसने पति से पूछा तो आसिफ ने उसे परवीन की सच्चाई बता दी। सबसे पहले आसिफ ने परवीन को खाना खिलाया और बाद में उसे भजनपुरा छोड़ाया। उस समय उसने परवीन को खर्चे आदि के लिए 1000 रुपए भी दे दिए थे। परवीन तो अपनी जीवन लीला समाप्त करने जा रही थी। एक अनजान आदमी ने उसे बचाकर एक नई जिंदगी दी। आसिफ की इस दरियादिली की वह तहे दिल से शुक्रगुजार थी। आसिफ की परवीन जहां से हमदर्दी तो थी ही, इसके अलावा वह उसकी खूबसूरती पर फिदा भी हो गया था, इसलिए वह उससे नजदीकी बनाना चाहता था। आसिफ को परवीन के ठिकाने का पता लग चुका था, इसलिए वह समय निकालकर उससे मुलाकात करने लगा। उधर परवीन भी बेसहारा थी। उसका झुकाव भी आसिफ की तरफ बढ़ता गया। नतीजतन दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन गए। वह परवीन को आर्थिक सहयोग करता रहा। भजनपुरा वाले कमरे पर आसिफ परवीन से चोरी छिपे ही मिल पाता था। वह अब ऐसा ठिकाना ढूंढने लगा जहां उसे उससे मिलने में असुविधा न हो। यही सोचकर आसिफ ने परवीन को शास्त्री पार्क की गली नंबर 2 में एक कमरा किराए पर दिलवा दिया, जहां पर वह अपने दोनों बच्चों के साथ रहने लगी। कमरे का किराया और परवीन के घर का खर्चा आसिफ ही उठाता था। शास्त्री पार्क के कमरे में आसिफ और परवीन की रासलीला बिना किसी डर के चलती रही। आसिफ खान को मादीपुर से वजीराबाद आए हुए 3 साल बीत चुके थे, लेकिन मेहताब और उसके भाइयों द्वारा की गई पिटाई को वह भुला नहीं सका था। जब भी वह उस घटना को याद करता, अपमान का जख्म फिर से ताजा हो जाता था। मादीपुर उसके यहाँ से काफी दूर था। वह अब कोई ऐसा जरिया ढूंढने लगा जिससे मेहताब उसकी मनमुताबिक जगह पर आ जाए, जहाँ वह उसे अच्छी तरह से सबक सिखा सके। इस काम के लिए उसे परवीन जहाँ ही सही लगी। उसे विश्वास था कि परवीन उसके बताए किसी काम को करने से मना नहीं करेगी। इस साल जुलाई के महीने में उसने मेहताब से बदला लेने की बात परवीन जहाँ को बताई। तब परवीन ने उसे भरोसा दिया कि वह हर तरह से उसकी सहायता करने को तैयार है। परवीन की बात सुनकर आसिफ ने एक योजना बनाई। योजना के अनुसार उसने बिहार के तौहीर नाम के व्यक्ति के नाम से बने फर्जी वोटर आईडी से आइडिया कंपनी का सिम कार्ड ले लिया। वह कार्ड अपने मोबाइल फोन में डालकर परवीन को दे दिया। इसके अलावा उसने अपने दुश्मन मेहताब का फोन नंबर उसे देते हुए कहा कि वह किसी भी तरह से मेहताब को अपने रूपजाल में फांस ले। इसके लिए उसने परवीन को 5000 रुपए भी दिए। परवीन के लिए यह काम बहुत आसान था। उसने अगले दिन दोपहर के समय मेहताब को मिस कॉल की। मेहताब उस समय खाली था। बात शुरू हुई तो मेहताब को भी परवीन की बातों में दिलचस्पी आने लगी। उसे उसकी बातें अच्छी लगने लगी। अगले दिन रात के समय परवीन जहां ने मेहताब को फिर फोन किया। चूंकि दोनों का परिचय हो चुका था, इसलिए इधर उधर की बातें करते हुए परवीन बातों का दायरा बढ़ाने लगी। मेहताब भी अविवाहित था। वह उसकी बातों के आधार पर ही उसके रूप सौंदर्य की कल्पना करने लगा। इस तरह दोनों के बीच अब रोजाना बातें होने लगी। परवीन उससे जल्द मुलाकात कर अपने हुस्न का दीदार करा देना चाहती थी। इसलिए एक दिन उन्होंने पंजाबी बाग मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर मुलाकात करने की योजना बना ली। मेहताब मादीपुर से पंजाबी बाग मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर पहुंच चुका था। वहां पहुंचने पर उसे कोई महिला दिखाई नहीं दी। वह इधर उधर देखने लगा कि कहीं परवीन आड़ में तो नहीं खड़ी है। इधर उधर नजर दौड़ाने के बाद वह नहीं दिखी तो उसने परवीन को फोन किया। परवीन ने बताया कि वह अभी रास्ते में है, 5 मिनट में पंजाबी बाग पहुंच जाएगी। मेहताब वहीं पर खड़ा परवीन का बड़ी बेसब्री से इंतजार करने लगा। वह मन ही मन सोच रहा था कि पता नहीं परवीन कैसी शक्लो सूरत की होगी। कुछ देर बाद उसे मेट्रो स्टेशन से उतरकर एक महिला आती दिखाई दी, जो गेट नंबर 1 की सीढ़ियों के पास आकर रुक गई। कढ़ाईदार जामुनी रंग का सूट पहने वह महिला बहुत सुंदर थी। अब मेहताब सोचने लगा कि पता नहीं यह परवीन है या कोई और। पुष्टि करने के लिए उसने उसी समय अपने फोन से परवीन का नंबर मिलाया। घंटी बजने के बाद उस महिला ने अपने हाथ में थामे छोटे पर्स से मोबाइल निकाला और बात करने लगी। यह देखकर मेहताब खुश हो गया, क्योंकि परवीन की जैसी कल्पना उसने अपने दिमाग में की थी वह उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत निकली। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा पड़े। वहाँ कुछ देर बात करने के बाद मेहताब उसे पंजाबी बाग के एक रेस्टोरेंट में ले गया। वहाँ उसने उसकी खूब खातिरदारी की। पहली मुलाकात से दोनों ही खुश थे।
दोनों ने वहाँ खूब बातें की। इसके बाद परवीन वहाँ से मेट्रो द्वारा घर लौट गई। मेहताब से मिलने के बाद परवीन को विश्वास हो गया कि वह अपने मकसद में सफल हो जाएगी। घर लौटने के बाद उसने आसिफ को सारी बातें बता दी। परवीन जहां से मिलने के बाद मेहताब के दिल की धड़कनें और तेज हो गईं। अब तो जब भी उसे फुर्सत होती वह परवीन जहां का नंबर मिला देता। फिर उनकी काफी देर तक बातें होती रहती। इस तरह दिन में कई बार वह फोन पर बतियाते। उनके बीच बातों का दायरा बढ़ता गया। वे एकांत में भी मिलने लगे, जिससे उनके बीच की दूरियां भी मिट गईं। यानी उनके बीच शारीरिक संबंध भी बन गए। इसके बाद उनके बीच यह सिलसिला चलता रहा। परवीन ने अपने हुस्न के जाल में मेहताब को पूरी तरह काबू कर लिया था। मेहताब को यह बात पता नहीं थी कि परवीन का असली मकसद क्या है। वह उसे अपनी प्रेमिका समझता था। जुलाई 2014 के अंतिम सप्ताह में परवीन ने आसिफ से कहा, मछली जाल में फंस गई है। अब यह बताओ उसका शिकार कब और कहां करना है। परवीन, अभी 29 जुलाई को ईद है। ऐसा करते हैं, ईद के बाद तुम उसे शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन ले आना। वहाँ से हम उसे कहीं और ले जाएंगे, आसिफ ने उसे बताया। आसिफ खान ने मेहताब से बदला लेने की पूरी योजना बना ली। योजना में उसने अपने दोस्त जाहिद उर्फ सलमान और शाहरुख को भी शामिल कर लिया। 3 अगस्त 2014 को योजना के अनुसार परवीन जहां ने मेहताब को सुबह 10 बजे फोन करके शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन पर मिलने के लिए बुलाया। मेहताब उससे मिलने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा कि वह 1-1:30 बजे तक शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन पहुंच जाएगा। परवीन ने यह बात आसिफ खान को बता दी। आसिफ ने योजना के अनुसार अपनी सेंट्रो कार नंबर DL3CAB 7021 में एक रस्सी का टुकड़ा और जूट की बोरी रख ली। इसके बाद उसने शाहरुख को अपने घर बुलाया। शाहरुख उसके पास पहुंच गया तो उसे कार में बिठाकर वह जाहिद के घर की तरफ चल दिया। जाहिद को उसके घर से बुलाकर उसे भी कार में बिठा लिया। दोनों दोस्तों को लेकर वह दोपहर 12:30 बजे शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन पहुंच गया। परवीन जहां शास्त्री पार्क में रहती ही थी, वह भी उधर से मेट्रो स्टेशन पहुंच गई। वह मेहताब से फोन द्वारा संपर्क बनाए हुए थी। करीब 1:30 बजे मेहताब शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन पहुंचा। परवीन भी मेट्रो स्टेशन पहुंच गई। वह मेहताब से बातें करते हुए उसे स्टेशन से नीचे उतारकर आसिफ की कार के पास ले आई। जैसे ही मेहताब कार के नजदीक पहुंचा, जाहिद और शाहरुख ने उसे कार में खींचकर उसका मुंह दबोच लिया। फिर तमंचा दिखाकर उसे चुप रहने को कहा। आसिफ ने तुरंत कार चला दी। इससे पहले उसने परवीन का मोबाइल अपने पास रख लिया था। वह तेज गति से कार चलाता हुआ मेरठ की तरफ निकल गया। रास्ते में आसिफ ने योजना के अनुसार अपनी सेंट्रो कार नंबर DL3CAB 7 जाहिद ने मेहताब की बहुत पिटाई की। मेरठ से निकलते ही आसिफ पिछली सीट पर आ गया और जाहिद कार चलाने लगा। आसिफ के दिल में बदले की चिंगारी सुलग रही थी। उसने अपने हाथों से मेहताब की पिटाई करनी शुरू कर दी। मेहताब के शरीर पर तमाम गंभीर चोटें आई थीं, जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा था। दर्द उसकी सहन शक्ति से बाहर हो गया तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसी दौरान आसिफ ने कार में रखे रस्सी के टुकड़े से उसका गला घोंट दिया। मेहताब की हत्या करने के बाद उन्होंने उसकी लाश कार में पहले से रखी जूट की बोरी में डाल दी और जिस रस्सी से गला घोंटा था उससे बोरी का मुंह बांध दिया। उन्होंने खतौली के पास से गुजर रही गंगनहर में वह बोरी डाल दी। वहीं पर उन्होंने मेहताब और परवीन के मोबाइल फोन भी फेंक दिए। लाश ठिकाने लगाकर वे सभी अपने घर लौट आए। मेहताब से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने 13 सितंबर को ही उसके साथियों जाहिद उर्फ सलमान, शाहरुख और परवीन जहां को भी गिरफ्तार कर लिया। सभी अभियुक्तों से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने 14 सितंबर को उन्हें 30 हजारी न्यायालय में पेश कर उनका 3 दिनों का पुलिस रिमांड लिया। रिमांड अवधि में पुलिस उन्हें खतौली ले गई और गोताखोरों के माध्यम से मेहताब की लाश ढूंढनी शुरू कर दी। कई किलोमीटर तक गोताखोर उसकी लाश ढूंढते रहे, लेकिन लाश नहीं मिली। 16 सितंबर को सभी आरोपियों को फिर से न्यायालय में पेश किया, जहां से आसिफ को 1 दिन के पुलिस रिमांड पर देकर अन्य अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने आसिफ की निशानदेही पर उसकी सेंट्रो कार भी बरामद कर ली। आसिफ से विस्तार से पूछताछ करने के बाद न्यायालय में पेश कर उसे भी जेल भेज दिया। कथा लिखने तक सभी अभियुक्त जेल में बंद थे। मामले की विवेचना इंस्पेक्टर राजीव विमल कर रहे हैं। कथा पुलिस सूत्रों पर आधारित।
मुमताज परिवर्तित नाम है।